नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। आज आपके सामने एक और बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हूँ साथियों। आज की कहानी ऐसी है जो आपको हर पल डर का एहसास कराएगी। अगर आप आंधी रात को इस कहानी को सुन रहे हैं तो अपने रिस्ट पर सुनना। पर मैं जानता हूं कि मेरे साथी बहुत ही मजबूत कलेजे वाले हैं, तो वो कहानी को डर के मारे बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं। साथियों, आज की कहानी हमारे साथ ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक शिक्षक ने शेयर की है, जिनका नाम है दीपांशु। वैसे तो दीपांशु से मेरी कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे मित्र के कोई रिलेटिव हैं और उन्होंने हमारे साथ अपनी कहानी को डोट शेयर करने की इच्छा जताई थी, तो हमने भी उनका स्वागत करते हुए कहा कि क्यों नहीं, आपका स्वागत है और आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो हम अपने YouTube के साथियों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करेंगे। तो साथियों, दीपांशु अपनी नौकरी के सिलसिले में एक नई जगह पर ड्यूटी करने के लिए जाता है। दरअसल पुरानी जगह से उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो उस नई जगह पर रहने में उसे कोई परेशानी हो रही थी। दरअसल उसे आने जाने में काफी समय लग जाता था और स्कूल काफी दूर पड़ जाती थी, तो उसने अपनी परेशानी को अपने दोस्त के साथ शेयर किया। तो उसके एक दोस्त ने उस स्कूल के पास में ही उसके एक रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन जिस मकान में उनके रहने की व्यवस्था की गई, वहां बहुत ही भयानक सच्चाई छुपी हुई थी जो उसके दोस्त को भी नहीं मालूम थी। लेकिन जब उस जगह पर दीपांशु ने 2 रातें गुजार दी, उसके बाद दीपांशु अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि उसके शरीर में वह स्वयं है या कोई और उसके शरीर को चला रहा है। साथियों, स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से जोड़ लीजिए। जब रिश्ता दिल से जुड़ जाएगा तो मुझे कहानी सुनाने में मजा आएगा और आपको सुनने में। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा परिचय जरूर दें। और अगर किसी भाई को शायरी वगैरह आती हो तो वो भी जरूर लिखें, उसको हम स्टोरी के आखिर में जरूर बोलेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और स्टोरी आप दीपांशु के पर्सपेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपांशु। वह मकान एकांत प्रेमियों के लिए आदर्श था। वह बस्ती के आखिरी छोर पर था, लेकिन उस समय उसकी दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। महीने भर से वह खाली पड़ा हुआ था। देखरेख के अभाव में उसके चारों ओर बेहिसाब घास तथा जंगली पौधे उगाए थे, जो मई तथा जून महीनों की तपिश में बुरी तरह से झुलस चुके थे। मकान के भीतर की हालत और भी बुरी थी। मकड़ियों को अपनी कलाकारी दिखाने का भरपूर मौका था। दीवारों पर मोटी छिपकलियों ने कब्जा कर रखा था। आहट मिलते ही वे तस्वीरों तथा दीवार घड़ी के पीछे जा छिपी। बिस्तर को छोड़कर सारा सामान अस्त व्यस्त था। फर्श पर 1/4 इंच मोटी धूल जमी थी। इसे रहने लायक बनाने के लिए अच्छा खासा मेहनत करना होगा। ये सोचकर मेरा मन से भर गया। जब ओखली में सिर दिया है तो से डरना अच्छी बात नहीं, मैंने सोचा और अपना बैग बिस्तर के ऊपर रख काम में जुट गया। मेरा पहला निशाना शयन कक्ष था। आधे घंटे की मेहनत से वह आधा पौना साफ हुआ। इस समय इतना ही किया जा सकता था। आते समय मैंने चौक के पास एक हैंड पंप देखा था। हाथ मुंह धोने बाद में बाल्टी में पानी लेकर लौटा। मकान से थोड़ा आगे जंगल को छूकर गुजरने वाली पतली सी सड़क पर 1718 साल की एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा इधर ही था।
चांद की तरफ उसकी पीठ थी, फिर भी जो दिखा वह कम नहीं था। वह गोरी तथा छरहरे बदन वाली लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी तथा बाल काफी लंबे थे। नए फैशन के अनुसार उसने बालों को खुला छोड़ रखा था, जो उसके कटे प्रदेश को स्पर्श कर रहे थे। वह युवती मुझे एक तक देख रही थी। उसे नजरअंदाज कर मैं दरवाजा खोलने लगा। मैंने अभी कुंडी पर हाथ बढ़ाया ही था कि नमस्ते जी सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने पीछे पलटकर देखा। लड़की मकान के ठीक सामने खड़ी थी। मैं चकरा गया, ये लड़की अभी तो वहां थी, पलक झपकते ही यहां कैसे आ गई। मैंने उसे नमस्ते कहा और फुर्ती से मकान में प्रवेश कर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी इस हरकत से उसकी हंसी छूट गई। वह खिलखिलाकर हंसी। नए स्थान पर मुझे आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। ऐसे में किसी अपरिचित लड़की के साथ मेरा बतियाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। मुझे यह नहीं मालूम था कि वह लड़की कौन है तथा वह रात को 8 साढ़े 8 बजे सुनसान सड़क पर अकेली क्यों घूम रही है। उसका चाल चलन अच्छा नहीं है या फिर वह स्वभाव से निर्भीक है, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। पहाड़ की तलहटी में जंगल के किनारे स्थित 2 बेडरूम वाला खूबसूरत मकान मेरे परम मित्र अतुल प्रसाद का था। यह मकान बाराकुचिया नामक गांव के आखिरी सिरे पर जंगल के निकट स्थित है। बाराकुचिया से 2 मील की दूरी पर बिस्तामपुर में अतुल का ननिहाल है। उसके बड़े मामा कपिल प्रसाद ने प्रकृति के बीच रहने के लिए यह मकान बनवाया था। 1 साल पहले तक वे यहीं इसी मकान में रहते थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें पहले जमशेदपुर के अस्पताल में फिर पुश्तैनी गांव बिस्तामपुर ले जाया गया था। लगभग 1 माह पहले कपिल प्रसाद की मृत्यु हुई थी। अतुल से समय समय पर मेरी बातचीत हुआ करती थी। वह अपने मामा के अंतिम संस्कार में भाग लेने कानपुर से जमशेदपुर लौटा। तब उससे मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। हम दोनों काफी अरसे बाद मिले थे। मैं उसके साथ बिस्तामपुर भी गया। वहीं पास में ही रसोनिया नामक गांव के स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई थी। वह मेरे निवास स्थान से 40 किलोमीटर दूर था। मैं घर से डेली अप डाउन करता था। इसमें बहुत सा समय आवाजाही में व्यर्थ नष्ट हो जाता था, इसलिए मैं रसोनिया या उसके आसपास रहने के लिए अच्छा सा ठिकाना ढूंढ रहा था। अतुल को जैसे ही यह जात हुआ, उसने मुझसे कहा, यार दीपांशु, मेरे बड़े मामा का मकान खाली पड़ा है। वह बस्ती से थोड़ा बाहर है, फिर भी मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें पसंद आएगा। जब तक रहने के लिए कोई अच्छा इंतजाम ना हो, तुम वहां रह सकते हो। मेरे लिए यह नेकी और पूछ पूछ वाली बात थी। उसने मुझे उसी दिन मकान दिखा दिया। वह मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाबी लेना भूल गए थे। आथ वह भीतर से कैसा है, मैं यह नहीं देख पाया था। अतुल के छोटे मामा रुद्रप्रसाद 55-56 साल के हंस मुखत्था मिलनसार व्यक्ति थे। अतुल ने उन्हें जब मेरी जरूरत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, खाली मकान आबाद हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। ये रहेंगे तो मकान की नियमित देखभाल तथा साफ सफाई भी होती रहेंगी। व्यस्तता के बावजूद उन्होंने उसी समय मुझे मकान की चाबी दे दी। मेरी एक विकट समस्या चुटकी बजाते हल हो गई। मकान बड़ा था, आठ मैं वहां पत्नी तथा बच्चों के साथ रह सकता था। वहां से मेरा स्कूल भी निकट ही था। पैदल चलकर आधे घंटे में मैं वहां पहुंच सकता था। वह जून महीने का आखिरी सप्ताह था। बस से उतरकर मैं सीधे मकान में गया था। टिफिन बाग में पूरियां तथा सब्जी वगैरह थी। खा पी कर मैं बिस्तर पर जा लेटा। नया स्थान होने से आंखों से नींद गायब थी।
बस्ती का आखिरी मकान वहां से 100-125 मीटर दूर था। पीछे 12 कुचियां बस्ती थी। सामने छोटी सी खूबसूरत हरी भरी पहाड़ी थी। बाईं ओर खेत थे तथा दाईं ओर पतली सी सड़क के पार जंगल था। यही सड़क पहाड़ी का लंबा घेरा काटती हुई रसुनिया फिर उसके आगे बिस्तमपुर होती हुई रघुनाथपुर तक गई है। बत्ती बंद करते ही चूहों की फौज सक्रिय हो गई। इस तरह जंगली कीड़े मकोड़ों के आवाजों के शोर में एक आवाज की और वृद्धि हो गई। वह रात साधारण नहीं थी। एकाएक मुझे किसी की पदचाप सुनाई दी। कोई इधर ही आ रहा था। मैं चौकन्ना हो गया। आगंतुक थोड़ा निकट आया तो मुझे चमचम की मध्यम आवाज सुनाई दी। ये पायल की आवाज थी। अच्छा, तो आने वाली कोई लड़की या औरत है। कौन हो सकती है? मैं सोचने लगा। तभी मैंने एक स्त्री को देखा जो मेरे सिरहाने में खड़ी थी। वह मुझे क्रोध भरी नजरों से घूर रही थी। मेरी ढिगढी बंध गई। मैं पायल वाली लड़की अथवा औरत को भूल गया। मैं वह नहीं हूं। मैं आज ही आया हूं। मैंने ये कहना चाहा किंतु मेरे कंठ से आवाज ही नहीं निकली। सिर्फ गुरगुरने जैसी आवाज निकली। मैंने उठकर भागना चाहा परंतु मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। उस स्त्री का चेहरा मेरे ऊपर झुका। वह मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। फिर भी वह कौन है या हो सकती है, ये मुझे नहीं सूझा। उसके गंदे तथा भद्दे होंठ जब तक मेरे होठों के करीब आते उससे पहले ही मैंने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया। उसने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम लिया। मैं फुसफुसाया, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े नाखून। वह मुस्कराई। मैं चीख उठा। उसके गंदे नाखून मेरे गले में धंसने लगे। मैं जोर से चीख उठा। मैंने उसके हाथों को दूर झटकना चाहा। मेरा हाथ हवा में लहराया तथा पलंग के किनारे से टकराया। में दर्द से बिलबिला उठा तथा उठ बैठा तथा बिजली का स्विच ऑन किया। मेरी नजर बंद दीवार घड़ी पर गई। मैं चौंक गया। वह रहस्यमय ढंग से चलने लगी थी। उसमें 11:30 बजा था। मैं कमरे में अकेला था। उस भयानक स्त्री का कहीं पता नहीं था। उसे धरती खा गई या फिर छत निकल गया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैंने जो देखा था वह सच था या फिर वह कोई सपना। मैं यही सोचता रहा। काफी देर तक सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैंने डरावना सपना देखा है, बस इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं बिस्तर पर लेट गया तथा सोने का प्रयत्न करने लगा। आंधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ थोड़ी देर पहले देखे हुए सपने के संबंध में सोच रहा था। वह बहुत भयानक तथा डरावना स्वप्न था। मेरा बदन पसीने से तरबतर था। मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि पसीने की वजह जून माह की गर्मी थी या भय था या फिर दोनों ही वजहें थी। बिस्तर पर लेटे मुझे कुछ ही वक्त हुआ था, तभी मुझे बर्तनों के खड़कने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज चूहों के दौड़ने भागने से हुई होगी। मैंने स्वयं को तसल्ली दिया। मैंने सोचा मुझे यहाँ चूहों का भी बंदोबस्त करना होगा, अन्यथा ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। कुछ देर बाद बर्तनों के खड़कने की आवाज फिर से आई। इस बार मेरे कान खड़े हो गए। ये चूहों के चलने से उत्पन्न आवाज नहीं हो सकती। ये कड़छी चलने की आवाज थी। सब्जी भूनते समय कड़ाही में कड़छी चलाने पर जैसी आवाज होती है, ये उसी तरह की आवाज थी। मुझे एकाएक ख्याल आया, क्या मैं इस मकान में अकेला नहीं हूं? यहाँ कोई और भी है क्या? यदि हाँ तो वह कौन है? क्या बड़े बड़े नाखूनों वाली वह डरावनी औरत भी यही रहती है? अवश्य रहती होगी।
तभी तो वह मेरे सिरहाने के पास एकाएक आ खड़ी हुई थी, अन्यथा वह बंद दरवाजे के भीतर कैसे आ सकती थी। अतुल ने या उसके मामा रुद्रप्रसाद ने मुझे यह नहीं बताया था कि वह मकान खाली नहीं है तथा वहां कोई औरत भी रहती है। मुझे यह मालूम होता तो मैं यहाँ रहने आता ही क्यों। मैं आया तब मुख्य द्वार में ताला लगा था, पिछले दरवाजे में भी ताला लगा था। पूरे मकान में ऐसा कोई निशान नहीं दिखा था जिससे यह प्रतीत होता कि यहाँ कोई रहता है। वह औरत मकान के भीतर कैसे आई होगी? वह चोरनी होगी या फिर कोई चरित्रहीन औरत होगी? वह जो भी हो, लाख रुपए का सवाल यही था कि वह भीतर आई कैसे। कड़छी चलने की आवाज तेज होती गई। ये क्या हो रहा है मुझसे? रहा न गया। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे अधिकार वाले मकान में क्या हो रहा है तथा किसके किए हो रहा है। मैं साहस करके उठा। मुख्य द्वार से आगे गलियारा था। उसके बाएं बाजू स्थित पहले कमरे को मैंने अपना हालिया ठिकाना बनाया हुआ था। दूसरा कमरा बतौर स्टोर रूम उपयोग होता था। इससे आगे स्नानगार वगैरह था। गलियारे के दाहिने का पहला कमरा घर की बैठक की तरह इस्तेमाल होता था। उससे आगे दूसरा बेडरूम था। इसके बाद रसोई घर था। गलियारा के आगे छोटा सा दालान था। उसके आखिर में पक्के ईंटों की ऊंची चारदीवारी थी। मकान से बाहर जाने के लिए पिछले दीवार में भी एक दरवाजा था। बिजली होने के बावजूद मैंने हाथ में टॉर्च लिया, फिर गलियारे में आगे बढ़ा। कड़ाही में कड़छी चलाने की वह आवाज निस्संदेह किचन से ही आ रही थी। किचन का दरवाजा तब खुला था। मैंने चुपके से भीतर झांका। चूल्हे में आग जल रही थी। उसके ऊपर बहुत एक कड़ाही रखी थी, उसमें ऊपर तक मांस भरा था। किचन का फर्श खून से तरबतर था। इससे स्पष्ट था कि किचन में कुछ ही समय पहले किसी जानवर का कत्ल हुआ है। वहां 3536 साल की एक औरत थी। उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखा था। वह कड़ाही में तेजी से चम्मच चला रही थी। उस समय मेरी ओर उसकी पीठ थी। यह नजारा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। मैं दरवाजे पर ही ठहर गया। मेरी वहां मौजूदगी का भान होते ही वह पीछे मुड़ी। उसने मुझे घूर कर देखा। मेरा कलेजा खौफ गया। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। मैं दंग रह गया। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। निस्संदेह यह वही औरत थी जिसने मेरे गर्दन को दबोचने की कोशिश की थी। मुझे उसका चेहरा बहुत डरावना लगा। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ी, मैं भय से कांपने लगा। मैंने भागना चाहा, परंतु मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। वह मेरे निकट आती, उससे पहले ही मैं भूमि पर गिरा और बेहोश हो गया। होश में आने पर मैंने स्वयं को भूमि पर लेटा हुआ पाया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरा पूरा बदन धूल मिट्टी से लथपथ था। मांस पकाने वाली वह रहस्यमयी औरत गायब थी। रसोई घर में चारों ओर धूल ही धूल था। बेहोश होने से पहले मैंने फर्श पर खून फैला हुआ देखा था। चूल्हे में भी आग जलने का कोई निशान नहीं था। एक कोने में धूल खाती हुई कड़ाही पड़ी थी। मकड़ियों ने कढ़ाई को भी नहीं बख्शा था। उन्होंने उसमें भी जाला बुन रखा था। यदि यह सच है तो मैंने जो देखा था वह क्या था? वह कोई सपना था या हकीकत थी? मांस पका रही वह नीली साड़ी वाली औरत कौन थी? वह आई कहां से और गई कहां से? फर्श पर बिखरा खून गायब कैसे हो गया? चूल्हे में आग जली थी तो वह बुझी कैसे और उसका कोई निशान क्यों नहीं है? मेरा दिमाग भिड़ न गया। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब से मैंने यहाँ खाली पड़े मकान में कदम रखा है, तब से विचित्र घटनाएं हो रही थी।
बड़े बड़े नाखूनों वाली औरत सपने में दिखी होगी। उसने सपने में मेरा गला दबाने की कोशिश की होगी, परंतु मेरे गले में दर्द क्यों हो रहा है? मैं रसोई घर के दरवाजे पर बेहोश पड़ा था। इसका मतलब है कि मैं पैरों पर चलकर वहां तक गया था, इसलिए मैंने वहां जो देखा वहां कोई सपना नहीं था। यदि वह सपना नहीं था तो क्या था? क्या मैं भूत प्रेत लीला देख रहा हूं? यदि हाँ, तब वह अवश्य भूतनी होगी। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बदन रोमांचित हो उठा। गर्दन के पिछले हिस्से में सिहरन की लहर सी दौड़ गई। मेरी सांसें एकाएक धोंकने की तरह तेज चलने लगी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं धूल भरी फर्श पर बैठ गया। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था। मैं इन्हें अंधविश्वास तथा मन का वहन समझता था। मेरा यह मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरा यह विश्वास डगमगाने लगा था। मैंने आधे अधूरे मन से स्वयं को तसल्ली दिया कि मैंने जो भी देखा है वह भयानक सपने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। साहस तथा धैर्य सभी मुसीबतों का इलाज है। भूत प्रेतों का भी यदि उनका अस्तित्व हो तो मेरा भाई कुछ कम हुआ तो मैं उठा और कपड़ों तथा शरीर पर लगे धूल धक्कड़ को साफ कर मैं बिस्तर पर जा लेटा। ऐसी हालातों में नींद आना बहुत मुश्किल काम है। मैं जब अपनी आंखें बंद करता तब रसोई घर का सारा दृश्य आंखों के आगे तैरने लगता। सपना याद आने पर गर्दन में दर्द की अनुभूति होने लगती और तब मैं अनायास ही गले में हाथ फेरने लगता। कुछ समय पश्चात मुझे बाहर गली में किसी मनुष्य की पदचाप सुनाई दी। तब रात का 2:30 बजा था। इतनी रात गए कौन कहाँ जा रहा है? मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई। मैं बाहरी दरवाजे तक गया और उसे सावधानीपूर्वक धीरे धीरे खोला। मुझे डर था कि हॉरर फिल्मों की तरह यह छर्र की आवाज करता हुआ न खुले। ये गनीमत थी कि वह ने शब्द खुला। दोनों पल्ले के बीच आधा इंच की झिड़ी रख में धैर्य की प्रतिमूर्ति बनकर प्रतीक्षा करने लगा। सेकंड मिनट में बदले, फिर मिनट भी मिनटों में बदलने लगे। मैं इंतजार करता रहा। मेरी यह तपस्या व्यर्थ नहीं गई। लगभग आधे घंटे के बाद एक छाया जंगल की ओर से आती हुई दिखी। ये वही लड़की थी जो शाम को दिखी थी तथा जिसने मुझे नमस्ते भी किया था। अंधेरा होने के बावजूद मैंने उसे साफ पहचाना। वह बस्ती की ओर बढ़ गई। उसकी नजर मेरे मकान की ओर ही थी। इससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह लड़की भूत नहीं हो सकती। ये लड़की किसी के प्रेम जाल में उलझी हुई है। इसे अभी मौका मिला होगा अपने प्रेमी से मिलने का। इस समय यह उसी से मिलकर लौट रही है। ये शाम को भी संभवतः उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। संभव है कि इसने अंधेरे में मुझे अपना प्रेमी समझ लिया हो और दौड़ आई हो जब उसे यह लगा होगा कि मैं वह नहीं कोई और हूं, तो उसने नमस्ते जी कह दिया। उस समय इसकी भेंट अपने बॉयफ्रेंड से नहीं हुई होगी। यदि मैं सही हूं तो उस लड़की का लव नेस्ट अर्थात प्रेम घरौंदा भी यहीं आसपास में होना चाहिए। कपिल प्रसाद के मकान में पानी की व्यवस्था नहीं थी। चौक वाला हैंडपंप स्वच्छ जल का निकटतम स्रोत था। उससे थोड़ा आगे एक कुआं था। हैंडपंप की व्यवस्था होने से पहले मोहल्लावासी उसी कुएं के पानी से निस्तारी करते थे। मैं अगली सुबह देर से सोकर उठा 4 बजे के आसपास। मुझे नींद आई थी। घड़ी में 7:30 ही बजा था, परंतु जून माह होने से इस समय भी धूप कड़ी हो गई थी। दरवाजा खोलते ही मेरी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिसे मैंने रात में 2:30 बजे जंगल से बस्ती की ओर जाते हुए देखा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर नमस्ते की।
मैंने उसे नमस्ते का जवाब दिया। उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने उसे बताया, मेरा नाम दीपांशु मिश्रा है। मैं रसुनिया में शिक्षक हूँ। इस मकान के मालिक का भांजा मेरा मित्र है। मैं यहीं रहते हुए अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। वह मुझे विस्तारित नेत्रों से ऐसे देखने लगी मानो मैं कोई अजूबा हूं या फिर मैंने कोई असंभव बात कह दिया हो। उसने कहा, सर आप यहां ना रहे तो अच्छा है। मैंने कहा, क्यों क्यों ना रहूं मैं? उसने कहा, यहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं ना। बहुत से लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है। मैं बकरियां चराने इधर ही आती हूं। ये मकान भूथा है। सर आप यहां से चले जाइए अभी। इसी समय तत्काल उसकी बातों से मेरी हंसी छूट गई। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं। मैंने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह बहम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, नहीं मानते तो मुझे क्या, रहिए, बड़े शौक से रहिए। बाद में आप ये ना कहना कि मुझे इंदु ने नहीं बताया था। मैं हंसा और कहा, नहीं कहूंगा, पर ये इंदु कौन है? उसने ठला कर कहा, वो तो आपके सामने खड़ी है। लेकिन कोई इसका कहाँ मानता ही कहाँ है। इंदु मेरा ही नाम है। आप यहाँ नए आए हैं, सर कुछ चाहिए तो कहिए। मैंने कहा, इस समय मुझे मजदूर चाहिए। मुझे मकान की सफाई धुलाई करानी है। और हाँ, मुझे एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो यहाँ सुबह शाम पानी भरे। उसने कहा, हो जाएगा सर, सब इंतजाम हो जाएगा। इंदु है ना, मैं अभी मजदूर लेकर आती हूँ। ये कहकर वह चली गई। कितनी तेज दरार लड़की है। मैं स्वयं को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक सका। मैं प्रतीक्षा करने लगा। मुझे ज्यादा समय तक इंतजार करना नहीं पड़ा। इंदु उम्मीद से पहले ही लौटी। उसके साथ दो लोग थे, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। उसने उनका परिचय देते हुए कहा, सर ये है बदवारी और ये